जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 22 अप्रैल, बी 23 अप्रैल, सी 24 अप्रैल, डी 25 अप्रैल। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका सही उत्तर है 23 अप्रैल। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है और इसे यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया। कब किया गया? तो पहली बार 23 अप्रैल 1995 को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाने की घोषणा की गई। और क्यों की गई? क्योंकि उस दिन विलियम शेक्सपियर का निधन हुआ था 23 अप्रैल 66 को 52 ईयर की एज में। इसीलिए उनकी याद में, उनके सम्मान में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। और यूनेस्को का एक और उद्देश्य है कि बहुभाषावाद अर्थात सभी भाषाओं को प्रमोट करने का एक तरीका भी है ये। इस बार 2026 में जो विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया, इसमें मोरक्को में है रबात को विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया गया है। 2026 में 23 अप्रैल के दिन रबात, जो कि मोरक्को देश में स्थित है, इसे विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया है 2026 में। चलिए अब बात आई है अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। बारूदी सुरंग के खतरों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम 4 अप्रैल को विश्व दिवस मनाते हैं। 6 अप्रैल को हम खेलों में शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। मानव अंतरिक्ष उड़ान की उपलब्धि को सम्मान करने के लिए हम 11 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन स्पेस फ्लाइट मनाते हैं। 12 अप्रैल को हम इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, सड़क पर रहने वाले बच्चों के अधिकारों के लिए, और वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाते हैं हम 17 अप्रैल को। वहीं विश्व धरोहर के संरक्षण के लिए वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं हम 18 अप्रैल को। और 21 अप्रैल को रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हम वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाते हैं। वहीं 22 अप्रैल को हाल ही में अर्थ डे मनाया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय डे अप्रैल माह के जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2026 को कर्नाटक के बीदर जिले के भालकी में पूज्य डॉक्टर बसलिंग पट्टोदेरू महास्वामी जी के 75वें वर्ष समारोह का उद्घाटन किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी सीपी राधाकृष्णन, सी मल्लिकार्जुन खड़गे, डी राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर है सीपी राधाकृष्णन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन ने 22 अप्रैल 2026 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कहां पर किया गया? तो कर्नाटक के बीदर जिले में किया गया। उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने 22 अप्रैल को कर्नाटक के बीदर जिले में बीदर जिले का एक भालकी स्थान है जहां पर डॉक्टर बसवलिंग पट्टादेरू महास्वामी जी का 75वें अमृत महोत्सव पर उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा, आध्यात्मिकता और सामाजिक सुधार में स्वामी जी के योगदान को सम्मानित करना, उनको याद करना। हाँ, इस कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी उपस्थित रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन है कि शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में कहां स्थित है?
ए लखनऊ, बी अलीगढ़, सी कानपुर, डी वाराणसी। बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है अलीगढ़। शेखा झील पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। अब यह भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित हो चुका है। यह लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली मीठे पानी की झील है, जिसमें प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आश्रय स्थल साबित होता है। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अब 12 रामसर स्थल हो चुके हैं। क्या होता है कि ये जो स्थल है शेखा पक्षी अभयारण्य, यहाँ पर शीतकाल के दौरान बार हेडेड गुज जैसे पक्षी, विदेशी पक्षी यहाँ पर प्रवास करते हैं। रामसर स्थल वे स्थल होते हैं जहां पर किसी विशेष प्रजाति का स्थान होता है और दूसरा स्थान और कहीं नहीं होता। ये प्रजातियां, वे जीव जंतु वहीं पर पाए जाते हैं, उनको रामसर स्थल घोषित कर दिया जाता है। और यह निर्णय रामसर नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए रामसर स्थल इसे कहा जाता है। बात आई है उड़ीसा की, तो आपको बता दें कि सबसे पहले चिल्का झील यह भारत की सबसे पहली 1981 में और सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील रामसर स्थल घोषित किया गया था। किसे? चिल्का झील को सबसे पहले उत्तर प्रदेश की वह स्थान है जिसे सबसे पहले रामसर स्थल घोषित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि यहाँ पर डॉल्फिन और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नांदेडला भास्कर राव का हाल ही में निधन हुआ। कब? ए 20 अप्रैल 2026, बी 21 अप्रैल 2026, सी 22 अप्रैल 2026, डी 23 अप्रैल 2026। इसका सही आंसर है 22 अप्रैल 2026। हाल ही में नांदेडला भास्कर राव, जो कि अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे जब वह तेलंगाना से अलग नहीं हुआ था, उनका निधन 22 अप्रैल 2026 को कहां पर हुआ? तो आंसर होगा हैदराबाद में। कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ? तो 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। हाँ, याद रखिएगा, वे आंध्र प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री थे और कब बने थे? तो 1984 में बने थे। इनकी पार्टी का नाम था तेलुगु देशम पार्टी अर्थात टीडीपी के सदस्य थे और संस्थापकों में शामिल थे। अब बात आई है निधन की, तो कुछ दिग्गज व्यक्तियों के निधन जो कि हाल ही में हुए हैं देख लेते हैं। आशा भोसले जी का निधन हो गया, जो कि भारत की प्रसिद्ध गायिका थी। 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सीडी गोपीनाथ, जो कि भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर थे और 1952 की ऐतिहासिक जीत वाली टीम के आखिरी जीवित सदस्य बचे हुए थे, इनका भी निधन हो गया है। सीडी गोपीनाथ क्रिकेट से संबंधित है। वहीं शिवरत्न अग्रवाल जी का भी निधन हो गया, जो कि प्रसिद्ध उद्योगपति थे और बीकानेरी भुजिया के सीएमडी यानी बीकाजी ब्रांड के सीएमडी थे। दिव्यांका सिरोही इन्हीं का भी निधन हो गया, जो कि हरियाणा की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब हम पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन को रोक के उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद बढ़िए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ए आर प्रज्ञानंद, बी डी गुगेश, सी अरोन्याक घोष, डी विदित गुजराती। इसका सही आंसर है अरोन्याक घोष। चित्र में आप देख सकते हैं, ये भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनकी उपलब्धि है कि इन्होंने अभी 23वीं BCC ओपन 2026 प्रतियोगिता जीती है। और यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह टूर्नामेंट बैंकॉक में आयोजित किया गया था। इन्होंने कितना पॉइंट जीता, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो 9 राउंड में इन्होंने 7 अंक प्राप्त किए हैं और अंतिम में GM नॉर्म पूरा किया। GM नॉर्म एक शतरंज का एक शब्दावली है, इन्होंने पूरा किया। और ये कहाँ से संबंधित है? तो कोलकाता और पश्चिम बंगाल से संबंधित है।
इससे पहले उन्होंने अपना जीएम नॉर्म 2023 और 2024 में भी पूरा कर चुके हैं। अब वे वर्ल्ड रैंकिंग में 401वें अर्थात 401वें स्थान पर कायम है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में एएस सरवानिका ने अंडर 12 गर्ल्स वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब किस प्रतियोगिता में जीता है? ए एशियन यूथ चैंपियनशिप 2026, बी 2026 फाइड वर्ल्ड कैडेट एंड यूथ चैंपियनशिप, सी कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2026, डी वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2026। इसका सही आंसर है 2026 वर्ल्ड कैडेट एंड यूथ चैंपियनशिप। ये मात्र 11 साल की हैं और इनका नाम है एएस सरवानिका, जिन्होंने गर्ल्स रैपिड वर्ल्ड रैपिड खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी, यह पूछा जा सकता है। तो सर्बिया के वरंजाका बांजा में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस लड़की को आप चित्र में देख सकते हैं। याद रखिएगा, इसके पहले उन्होंने 2026 फीडे वर्ल्ड कैडेट यूथ चैंपियनशिप हासिल कर ली है। इन्होंने 90वें राउंड में अपना एजा जक्सा पूरा किया और सरवानिका ने कुल 10.5 अंक प्राप्त किए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने अंडर 10 कैडेट चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं। तो इन बच्चे के लिए ताली बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में धूम्रपान मुक्त पीढ़ी स्मोक फ्री जनरेशन के लिए कानून किस देश ने पारित किया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये तो सभी देश में लागू होने चाहिए। ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी कनाडा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है इंग्लैंड अर्थात यूके। यूनाइटेड किंगडम यूके, जिसमें इंग्लैंड शामिल है, इसने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने हेतु तंबाकू एंड वेपेस बिल पारित किया है। 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मे लोगों को जीवन भर तंबाकू खरीदने पर प्रतिबंध लगाने के लिए हर वर्ष तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 1 साल बढ़ाई जाएगी। फ्लैश वर्ड ब्लेस की बिक्री और विज्ञापन भी सख्त नियंत्रण किया जाएगा। क्या होगा कि हर साल तंबाकू खरीदने की उम्र को बढ़ाते चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद ही आप तंबाकू खरीद पाएंगे। तो एक अच्छा निर्णय है। इसका उद्देश्य है धूम्रपान से होने वाली मौतों और स्वास्थ्य बोझ को कम करना। अब बात आती है यूके। तो यूके में कौन कौन से देश शामिल है? यूके कुछ देशों का एक मिश्रित रूप है, जिसे शॉर्टकट में यूके कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम, जो कभी इंग्लैंड का शासन रहा होगा उसमें। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है यूके में? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इतने देश को मिलाकर के यूके कहा जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, इस प्रकार से सभी देश को मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम बनता है। बात आई है इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। इंग्लैंड में पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा चलती है। इंग्लैंड में राष्ट्रपति होते नहीं है, वह सम्राट चलते हैं। तो वर्तमान में जो किंग चार्ल्स तृतीय यहाँ के सम्राट हैं। वह इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री है कियर स्टारमर। पड़ोसी देश की बात करें तो स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड है, जो मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके बनते हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए 23 अप्रैल, बी 24 अप्रैल, सी 25 अप्रैल और डी 25 अप्रैल। दोबारा हो गया 26 अप्रैल मान लीजिए, लास्ट वाले को आप इसको 26 अप्रैल कर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है 23 अप्रैल। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2010 में विश्व पुस्तक दिवस के साथ ही शुरू की गई थी। क्योंकि विश्व पुस्तक दिवस एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है, तो अंग्रेजी भाषा का दिवस भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंग्लिश के प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन के और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
हाल ही में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ए सुंदरलाल बहुगुणा, ये आएगा ही, नोट डाउन कर लो। बी जोगिनपल्ली संतोष कुमार, सी राजेंद्र सिंह, डी अनिल अग्रवाल। इसका सही आंसर है जोगिनपल्ली संतोष कुमार, जो कि चित्र में आप देख सकते हैं। इन्हें विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में सम्मानित किया गया। कहां पर था ये? हाउस ऑफ लॉर्ड लंदन में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन अप्रैल 2026 में आयोजित किया गया था और जोगिनपल्ली संतोष कुमार को ग्लोबल ग्रीन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया है। इन्हें ग्रीन इंडिया चैलेंज कार्यक्रम के लिए पुरस्कार किया गया है। इनके पहल के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्य किए गए। इस बार का जो नारा था विश्व जलवायु नेता सम्मेलन का था, वो था हरा है तो भरा है। इस बार का नारा था। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बहुत सारे काम किए, इसीलिए इन्हें ग्लोबल ग्रीन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा, जोगिनपल्ली संतोष कुमार। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। हाल ही में मूडीज रेटिंग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी कर दी है? ए 5.5%, बी 6%, सी 6.5%, डी 7%। इसका सही आंसर है 6%। हाल ही में मूडीज रेटिंग जारी किया है कि फाइनेंशियल 2026-27 के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है वो 6.8% होगी। इसका मुख्य कारण है कि पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष, जिसमें वैश्विक अस्थिरता, अनिश्चितता, महंगाई के जोखिम की आशंका है, इसलिए जीडीपी वृद्धि दर घटा दी गई है। इस एजेंसी के अनुसार मुद्रास्फीति 4.8% रहने की अनुमान है। मुद्रास्फीति में 2.4%, 2026 में मुद्रास्फीति 2.4% और 2027 में 4.8% रहने की अनुमान है मूडीज के अनुसार, जो क्या है रेटिंग जारी करती है। यह सेवा निर्माता सर्विस एक्सपोर्ट भारत की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, नीतिगत ब्याज दरें फाइनेंशियल 2006 और 2007 में स्थिर रहेंगी, धीरे धीरे बढ़ सकती है। तो याद रखिएगा, मूडीज के अनुसार जीडीपी वृद्धि दर भारत की 6.8% रहने की संभावना है। चलिए अब बात आई है रेटिंग की, तो 2027 फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के लिए कौन सी संस्थाओं ने कितने % बताया है, एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। जैसे रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने कहा कि 2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रहेगी। वहीं वर्ल्ड बैंक ने कहा 6.6% रहेगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा 6.5% रहेगी। आर्थिक सर्वेक्षण विभाग गवर्नमेंट प्रोजेक्शन ने कहा कि यह 6.8 से 7.2% के बीच में रहेगी। वहीं मूडीज रेटिंग ने अभी इसे 6% से 6.4% कर दिया है। अभी आपको बताया कि मूडीज ने कितना किया है, मूडीज ने इसे घटाकर 6% कर दिया है। चलिए संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन ने कहा है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2027 में 6.6% रहेगी। OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने कहा कि 6.1% रहेगी। अब आप बताइए कि भारत की जीडीपी दर फाइनेंशियल 2027 में कितनी रहेगी। चलिए तो ये पॉइंट वार जरूर याद रखिएगा, किस संस्था ने कितने प्रतिशत कहा है कि जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत डॉक्टर गोपाल राव पाटिल को किस नाम से जाना जाता था? ए लोक नायक, बी देवमानुष, सी जनसेवक, डी राष्ट्र ऋषि। इसका सही आंसर है देवमानुष। डॉक्टर गोपाल राव पाटिल जो कि प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ भी थे, डॉक्टर थे। इनका महाराष्ट्र के लातूर में 94 ईयर की उम्र में निधन हो गया। वे 1994 से 2000 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे, भाजपा के सदस्य रहे और इन्होंने शिव छत्रपति शिक्षा संस्थान
की स्थापना भी की थी। यह संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लातूर के राजश्री साहू कॉलेज संचालित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त चिकित्सा सेवा देने के कारण इन्हें देव मानुष के रूप में जाना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिएगा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डेसमंड मॉरिस किस देश के प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री थे जिनका 98 ईयर की उम्र में निधन हुआ है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी जर्मनी। इसका सही आंसर है इंग्लैंड। डेसमंड मॉरिस इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री थे और व्यवहारवादी थे। इनका जन्म 24 जनवरी 1928 को इंग्लैंड में हुआ था। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है द नेकेड एप, 1967 में प्रकाशित हुई थी। ये किताब का नाम याद रखिएगा। इस किताब में उन्होंने बताया कि मानव को एक पशु प्रजाति के रूप में समझाने का उन्होंने प्रयास किया। उनकी उम्र कितनी थी? 98 वर्ष की थी। हाँ, वे टीवी कार्यक्रम जू टाइम के प्रसेता भी थे। जू टाइम में वे आते थे और उसको प्रेषित करते थे। इन्होंने चींपांजी, एक कांगो नाम का चींपांजी है, उन पर महत्वपूर्ण अध्ययन किया था। चलिए अब बात आई है निधन की। तो अभी हाल ही में जिन प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन हुए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो एक दृष्टि में हम देख सकते हैं। हाल ही में डेसमंड मॉरिस जो कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री थे, उनका निधन हुआ। चलो ये तो हो गया है, इधर देख लेता हूँ। यहाँ शायद मैंने स्लाइड नहीं बताया हूँ, अगले वीडियो में उसको कवर करूँगी कि इसका कौन सा हाल ही में किसका निधन हुआ है। ठीक है, अगले इसमें बता देंगे हम। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल भुगतान ई मेंटेन फ्रेमवर्क 2026 के अनुसार बिना अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ऑटो डेबिट की अधिकतम सीमा क्या है? ए 5,000, बी 10,000, सी 15,000, डी 25,000। इसका सही आंसर है 15,000। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने आवर्ती भुगतानों की सुरक्षित करने हेतु ई मेंटेन फ्रेमवर्क 2026 जारी किया है। क्या होता है, आपने देखे होंगे ऑटो पे का जो ऑप्शन आता है उसकी सीमा बढ़ा दी गई है। सावधान हो जाइए, ऑटो पे अगर आपका किसी सर्विस चालू नहीं है तो उसको बंद करें ऑटो पे को, नहीं तो आपसे पैसे कटते रहेंगे, आपको पता नहीं रहेगा। अगर आपको ऑटो पे के बारे में जानकारी नहीं है और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका अलग से वीडियो बना देंगे भाई। यह फ्रेमवर्क 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। ऑटो पे में ओटीपी की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे। अधिकतम सीमा पहले कम थी, अब 15,000 कर दी गई है। ऑटो पे 24 घंटे फ्री डेबिट अलर्ट मैसेज भी भेजेगा और यह नियम कार्ड, यूपीआई और पीपीआई पर लागू होगा। अब बात आई है आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई और इस अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसका निर्माण किया गया। इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई का मुख्यालय, पहले आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था 1937 तक, और अभी वर्तमान में आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं श्री शक्तिकांत दास। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन अर्थात ESZ घोषित करने का मसौदा जारी किया है? ए 1200 वर्ग किलोमीटर, बी 1500 वर्ग किलोमीटर, सी 1700 वर्ग किलोमीटर, डी 2000 वर्ग किलोमीटर। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, फटाफट नोट डाउन करें। जब भी आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारा वीडियो देखते हैं तो एक नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि ये क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसका सही आंसर है 1700 वर्ग किलोमीटर। पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 12 सिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के 1700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन अर्थात ESZ घोषित कर दिया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि आसपास शॉक एब्जॉर्ब के रूप में कार्य करना। यह मसौदा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किया गया है। अब प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से आ गए, तो इसमें 5 जिले मुजफ्फरनगर, मेरठ,
हापुड़, बिजनौर और अमरोहा, ये 5 जिले इसमें आ गए हैं, ESZ में आ गए हैं। और ESZ होता क्या है? ये ESZ वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास का वह क्षेत्र होता है जहां पर मानवीय गतिविधियों और औद्योगिक गतिविधियों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाता है। आप वहां जा नहीं सकते क्योंकि वो जीव जंतुओं के लिए, वन्य जीवों के लिए आरक्षित हो जाता है। और आसपास की जनता और हितग्राहियों को वहां से हटने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। और हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस चीज को याद रखना है आपको। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? A. नंदिनी सिन्हा, B. विभा पदलकर, C. रोमा दत्ता, D. शिखा शर्मा। इसका सही आंसर है विभा पदलकर, जो कि जिन्हें पुनः HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का MD और CEO बनाया गया है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस भारत की निजी बीमा कंपनी है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हुए नादेंडला भास्कर राव किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? A. कर्नाटक, B. तमिलनाडु, C. आंध्र प्रदेश, D. तेलंगाना। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। नादेंडला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री थे, इसके पहले मैंने बता दिया है। और ये 1984 में 31 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे थे। ये तेलुगु देशम पार्टी के सह संस्थापक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया है। इन्होंने NT रामाराव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2026 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? A. टोक्यो जापान, B. काहिरा मिस्र, C. पेरिस फ्रांस, D. बीजिंग चीन। इसका सही आंसर है काहिरा मिस्र। ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की शुरुआत 20 अप्रैल 2026 से काहिरा में हो चुकी है। प्रतियोगिता का आयोजन मिस्र की इजिप्ट इंटरनेशनल ओलंपिक सिटी में किया जा रहा है और यह टूर्नामेंट 27 अप्रैल तक चलेगा, 20 से 27 अप्रैल तक। और इसमें जो इवेंट है वो है राइफल इवेंट, पिस्टल इवेंट और शॉटगन इवेंट्स। भारत की ओर से 71 सदस्य के साथ मजबूत टीम बना करके प्रतियोगिता में भेजे गए हैं। आपको बता दें कि शिव नगरवाल ने उद्घाटन दिवस में ही स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। शिव नगरवाल, इनके लिए लाइक तो बनता है, फटाफट जय हिंद लिख दें। तो आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत जल्द हम करंट अफेयर्स की लाइव क्लासेस भी आपके सामने रखेंगे, जिसमें दुनिया भर के उस दिन के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उसको कवर करेंगे लाइव क्लास में। बहुत जल्दी शुरू करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।